धोखा है कालू कौआ, तुम्हारी पत्नी ने आधी आधी फसल बांटने का वादा किया था। वो तो भोली है भोली, भला उसे क्या पता। वो तुम्हें कुएं में कूद जाने के लिए कहेगी तो तुम कूद जाओगे क्या? बोलो बोलो। देखो टुन्नी, तुम्हारे खिलाफ कालू कौआ ने थाने में शिकायत दर्ज की है। अगर तुम उसका खेत नहीं छोड़ोगी तो मुझे कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी और तुम दोनों को जेल में डालना होगा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम इस सारी फसल को छोड़कर जा रहे हैं। अब पूरा दिन ऐसे ही सोते रहोगे क्या? आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, कम से कम आज तो खेतों में काम करने चले जाओ। अरे नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है उन बंजर खेतों में काम करना। इतनी मेहनत के बावजूद भी वहाँ इतनी कम सब्जियाँ हो पाती हैं। ऐसे ही कौवी कालू कौआ की बातों से बहुत परेशान होकर खुद ही खेतों की तरफ घूमने चली जाती है। मैं इन खेतों को ऐसे तो बंजर नहीं होने दे सकती। हाँ, क्यों ना मैं टुन्नी चिड़िया के घर जाऊं और उससे आधी फसल के बदले खेतों का काम करवा लूं। साथ में उसका भी घर चल जाएगा और मेरा खेत भी खाली नहीं रहेगा। फिर कौवी टुन्नी चिड़िया के घर जाती है। टुन्नी बहन कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं अब? सब ठीक है गोरी बहन, अपना बताइए कैसे आना हुआ? जंगल के किनारे मेरे जो खाली खेत पड़े हैं उनके लिए ही आई हूँ। क्यों ना उसमें तुम खेती कर लो और जो फसल होगी उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तो मुझे हफ्ते में 2 ही दिन खाना मिल पाता है। मैं तुम्हें कल सुबह तक बता दूंगी। टुन्नी चिड़िया बात करने के लिए तन्नू चिड़िया के पास जाती है। अरे तन्नू बहन, क्यों ना हम कालू कौआ के खेतों में काम करें? कल उसकी पत्नी आई थी मेरे घर, बोल रही थी आधा आधा हिस्सा दे दूंगी। ये तो अच्छी बात है टुन्नी बहन, हम आज ही से कालू कौआ के खेतों में काम करने लग जाएंगे। उसके बाद टुन्नी चिड़िया और तन्नू चिड़िया कालू कौआ के खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। काम करने में वे दिन रात एक कर देती हैं। आखिरकार 6 महीने बाद उनकी अच्छी फसल उग आती है। अरे टुन्नी बहन, आपने देखा हमारी कितनी अच्छी फसल लग रही है। हाँ तन्नू बहन, अब इन फसलों को काटने का समय आ चुका है। बस इनकी अब कटाई करके हम अपना आधा हिस्सा ले लेंगे। ठीक है रानो बहन, हम कल से ही इनकी कटाई करना शुरू कर देते हैं। फिर वे दोनों चिड़ियाएं घर चली जाती हैं। उनके घर जाने के बाद कालू कौआ और उनकी पत्नी खेतों में घूमने के लिए आते हैं। कितनी अच्छी फसल उगी है अब की बार हमारे खेतों में। लगता है उन दोनों चिड़ियाओं ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। जब आप खेतों में फसल उगाते थे तो थोड़ी बहुत फसल ही हो पाती थी। हाँ हाँ, अब की बार तो बहुत अच्छी और ज्यादा फसल हुई है। अब कल वो दोनों चिड़ियाएं इस फसल को काटने के लिए आएंगी और फिर हम उन्हें उनका आधा हिस्सा दे देंगे। नहीं नहीं, हम उनको आधा हिस्सा नहीं देंगे, बल्कि मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? क्यों ना हम उन्हें खेत से बिना हिस्सा दिए ही भगा दें। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस कल अब उन्हें फसल काटने आने दो। अगले दिन टुन्नी चिड़िया और तन्नू चिड़िया फसल काटने के लिए खेतों में आती हैं। टुन्नी बहन, मैंने तो अपनी क्रांति उठा ली, अब मैं तो जल्दी जल्दी काटने लग जाती हूँ। वे लोग जब फसल काट रही होती हैं तो कालू कौआ इंस्पेक्टर को लेकर अपने साथ वहाँ आ जाता है। ए चिड़ियों, निकलो तुम मेरे खेत से बाहर। आखिर किससे पूछकर तुम अंदर घुसे हो? क्या हुआ
कालू भैया, हमने तो तुम्हारी पत्नी से ही पूछकर फसल उगाई थी। हाँ, और उन्होंने हमें आधी फसल देने का भी वादा किया है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट तो तब होगा सर जब हमने इनको यहाँ फसल उगाने के लिए बुलाया होगा। मैंने यहाँ पर दिन रात एक करके यह फसल उगाई है। लेकिन ये तो धोखा है कालू कौआ, तुम्हारी पत्नी ने आधी फसल बांटने का वादा किया था। वो तो भोली है भोली, भला उसे क्या पता। वो तुम्हें कुएं में कूद जाने के लिए कहेगी तो तुम कूद जाओगे क्या? बोलो बोलो। देखो टुन्नी, तुम्हारे खिलाफ कालू कौवा ने थाने में शिकायत दर्ज की है। अगर तुम उसका खेत नहीं छोड़ोगी तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और तुम दोनों को जेल में डालना होगा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम इस सारी फसल को छोड़कर जा रहे हैं। टुन्नी और तन्नू चिड़िया उसके बाद अपने घर आ जाती हैं। तुम कुछ बोली क्यों नहीं टुन्नी? उन्होंने हमारी इतनी मेहनत की फसल को छीन लिया। कोई बात नहीं बहन, उन्हें उनके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। और अगर मैं कुछ बोलती तो वह इंस्पेक्टर कालू कौवा के साथ मिला हुआ था। हाँ दीदी, तभी तो वह उनका ज्यादा पक्ष ले रहा था। लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम कर लेते हैं, वरना बारिश में कहीं हमारे बच्चों को भूखा न रहना पड़ जाए। ठीक है दीदी, मैं भी जाकर कुछ इंतजाम कर लेती हूँ। तभी जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे ये टुन्नी इतनी बारिश में घर क्यों नहीं गई? आखिर क्या बात है? चलो पूछते हैं। अरे टुन्नी बहन, तुम इतनी बारिश में क्यों भीग रही हो? आखिर क्या बात है? बादल भैया, आपको तो पता ही है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उनके लिए अभी मैंने खाना इकट्ठा नहीं किया तो वो भूख के मारे मर जाएंगे। पर अब की बार तो तुम्हारी अच्छी फसल हुई थी, फिर भी तुम्हें खाना क्यों खोजना पड़ रहा है? बस क्या बताऊं तुम्हें मैं बादल भैया, कालू कौवा और उसकी पत्नी ने हमारे साथ धोखा किया है। फिर टुन्नी चिड़िया बादल को अपने साथ बीती हुई सारी बातें बताती है। तुम अपने घर जाओ टुन्नी, तुम्हें तुम्हारी फसल जरूर मिल जाएगी। उसके बाद टुन्नी अपने घर चली जाती है। अरे बारिश बहुत तेज आ गई है, अब जल्दी जल्दी इस सारी फसल को अपने तांगे में डाल लो। हाँ, फिर इस सारी फसल को हम गोदाम में लगा देंगे। जब वे लोग फसल को तांगे में डालने लगते हैं तो तभी बादल वहाँ आ जाता है। गोरी कौवी और कालू की फसल तभी गायब होने लग जाती है। वह अपने आप टुन्नी चिड़िया के घर पहुँच जाती है और फसल का ढेर लग जाता है। अरे ये अपने आप फसल मेरे घर पर क्यों आ रही है? आखिर बात क्या है? मुझे रानो चिड़िया से बात करनी पड़ेगी। अरे ये हमारी सारी फसल अपने आप गायब होकर कहाँ चली गई? लगता है यह हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है, जिसके कारण हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। तुम ठीक कह रही हो गोरी कौवी, हमने टुन्नी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। क्यों ना उसके घर जाकर हम माफी मांग ले, शायद हमारे गुनाह कम हो जाएं। हाँ क्यों नहीं। फिर वे लोग टुन्नी चिड़िया के घर जाते हैं। टुन्नी बहन प्लीज हमें माफ कर दो, हमें अपने कर्मों का फल मिल गया है। हम आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारी फसल के लालच में हमें हमारे हिस्से की फसल भी गंवानी पड़ी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हाँ, और तुम्हारी फसल बादल भैया ने हमारे पास रखी है, तुम लोग अब उसमें से आधा हिस्सा ले जा सकते हो। शुक्रिया रानो।
कानू बहन, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। हाँ, और तुम लोग अब से फिर से हमारे खेतों में काम कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ आइंदा हम कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। शुक्रिया कालू कौवा। भूतों वाला पेड़। एक जंगल में भूतों का पेड़ होता है। उस पेड़ के पास को अगर जंगल का कोई भी जानवर गुजरता था तो वह भूत उसे मारकर खा जाते थे। इसीलिए जंगल का कोई भी पक्षी उस पेड़ की तरफ नहीं जाता था। अरे क्या हुआ उल्लू भाई, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? रात के चौकीदारे की सैलरी नहीं मिली क्या? अरे नहीं बंटी भाई, ऐसी बात नहीं है। अब तो मन करता है कि ये रात वाली नौकरी छोड़ ही दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, आखिर बात क्या है? जंगल के अधिकारी लोग बोलते हैं कि जंगल के पश्चिमी भाग में जाकर भी तुम चौकीदारा करोगे, और उस भाग में तो तुम जानते ही हो भूतों और चुड़ैलों का पेड़ है। बात तो तुम सही बोल रहे हो भाई, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं नौकरी के चक्कर में जान से हाथ ना धोने पड़े, संभल कर जाना। इतना बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चिंटू उल्लू के घर कुछ जंगल के अधिकारी आते हैं। अरे चिंटू, तुम रात को जंगल के पश्चिमी इलाके की देख रेख नहीं कर रहे हो क्या? अरे वो क्या है कि सर? चिंटू उल्लू बहाना ढूंढने लगता है। तभी कालू कौवा अधिकारी बोलता है, देखो चिंटू, अगर तुमने आज रात को भी अपना कार्य सही से नहीं किया तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। सभी अधिकारी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी चिंटू उल्लू उदास बैठा हुआ होता है। टुन्नी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी तो वह चिंटू को उदास देखकर उसके पास आती है। अरे क्या हुआ चिंटू भैया, सुबह सुबह इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं टुन्नी बहन। फिर चिंटू उल्लू टुन्नी चिड़िया को सभी बातें बताता है। ये तो तुम्हारे साथ अधिकारी बहुत गलत कर रहे हैं। हम सभी जंगल के पक्षियों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। क्या ऐसा हो सकता है टुन्नी बहन, मेरा वहाँ जाने से पीछा छूट जाए? हाँ, कोई न कोई हल तो जरूर निकलेगा। अगले दिन जंगल में पक्षियों की पंचायत बुलाई जाती है। अरे भाई चिंटू, तुम्हें जंगल का चौकीदार इसीलिए तो बनाया गया है ताकि तुम सारे जंगल की देख रेख रख सको। मैं पक्षी हूँ, भगवान नहीं जो उन भूतों के साथ लड़ लूंगा। क्या वहाँ जंगल का कोई भी पक्षी आज तक गया हुआ वापस आया है? मुखिया जी, चिंटू सही कह रहा है, वह इलाका बहुत खतरनाक है। क्यों न हम वहाँ से उस भूतिया पेड़ को ही कटवा दे? लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। पहले भी उस पेड़ को काटने के बहुत प्रयत्न कर चुके हैं हम, लेकिन वो पेड़ एक मायावी भूतिया पेड़ है, इसीलिए उसे काटना नामुमकिन है। पर मुखिया जी, कोई तो तरीका होगा। आप हमें एक और मौका दीजिए, क्या पता हम इस समस्या का समाधान निकाल लें। अगर तुम्हें लगता है तुम यह कर सकती हो तो ठीक है टुन्नी। अगर तुम्हें जंगल के किसी भी पक्षी की जरूरत हो तो तुम उससे सहायता ले सकती हो। धन्यवाद मुखिया जी। टुन्नी चिड़िया और चिंटू उल्लू उस पेड़ के पास आते हैं। क्या टुन्नी, तुम्हारे दिमाग में इस पेड़ को यहाँ से हटाने की कोई तरकीब है? अब तक तो कोई तरकीब नहीं है चिंटू भैया, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। तभी टुन्नी को वहाँ से गजराज हाथी जाते हुए नजर आता है। अरे वो देखो गजराज हाथी, इस बारे में चलो उससे बातें करते हैं। हे गजराज हाथी, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो?
मदद? कैसी मदद टुन्नी, मुझे खुलकर बताओ। फिर टुन्नी चिड़िया गजराज हाथी को अपनी सारी बातें बताती है। अच्छा तो इसमें बताओ टुन्नी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? गजराज बस तुम्हें उस पेड़ को गिराना है। मैं उस पेड़ को तो गिरा दूंगा, मगर उसके अंदर की आत्माओं को कैसे निकालोगे? पहाड़ों में बहुत दूर एक ज्योति साधु रहते हैं, मैं उन्हें बुला कर लेकर आऊंगी। वो सभी आत्माओं को अपने बस में कर लेगा। सभी टुन्नी चिड़िया की बात मान जाते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया साधु महाराज को लेने के लिए पहाड़ पर चली जाती है। हे साधु महाराज, कृपया करके आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिर साधु महाराज टुन्नी की सारी बातें सुनकर, हे चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर दे दोगी। मेरा पहला सवाल, ऐसा पानी जो हिल नहीं सकता। दूसरा, ऐसी धरती जो बहती हो, तथा ऐसी आग जो कभी ना बुझे। ऐसा पानी जो हिल नहीं सके, जब पानी बर्फ अवस्था में हो जाता है तो महाराज वह हिल नहीं सकता। ऐसी धरती जो बहती हो वह दलदल होगी। वाह टुन्नी, बहुत अच्छे। अब मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर, ऐसी आग जो कभी ना बुझे। हाइड्रोजन और हीलियम से लगी आग, जैसा कि हमारे सूर्य पर उपस्थित है। वाह वाह टुन्नी, तुम मेरे इम्तिहान में पास हुई। अब मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। फिर साधु महाराज टुन्नी के साथ उस पेड़ के पास जाता है। तभी उस पेड़ से अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। हे साधु, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तभी साधु कुछ मंत्र पढ़कर उन प्रेतों पर मारते हैं। पेड़ में बहुत तेज आग लग जाती है, जिसके कारण चुड़ैल और भूतों को पेड़ से बाहर आना पड़ा। जैसे ही वो पेड़ से बाहर आते हैं तो गजराज हाथी पेड़ को वहीं गिरा देता है। हे हाथी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे पेड़ को गिराया। बचो अब हमसे। वे सभी भूत गजराज को तभी हवा में उड़ा देते हैं। फिर साधु महाराज अपनी दिव्य शक्ति के प्रयोग से उन सभी भूतों को पिंजरे में कैद कर देता है। हे साधु, छोड़ दे हमें, छोड़ दे, वरना हम इस पूरे जंगल में तबाही मचा देंगे। तबाही तो तुम तब मचाओगे जब इस पिंजरे से बाहर निकलोगे। ये कोई आम पिंजरा नहीं है, इसमें जो एक बार चला गया वह कभी बाहर नहीं निकल सकता। वे मायावी चुड़ैलें बहुत प्रयत्न के बाद भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाती। हे साधु महाराज, छोड़ दे हमें, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, तुम्हें ये जंगल फिर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हम ये जंगल छोड़ देंगे, पर हमें कृपया करके मुक्त कीजिए। साधु महाराज उनको पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर वे सभी भूतिया आत्माएं जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। शुक्रिया साधु महाराज, अब आपकी ही वजह से मैं अपनी नौकरी कर पाऊंगा। शुक्रिया मुझे नहीं, टुन्नी को बोलो जो इसकी हकदार है। शुक्रिया टुन्नी बहन, मैं आपका एहसान पता नहीं कैसे उतार पाऊंगा।